कभी कभी एक इंसान की कहानी पूरे समाज की, पूरे दौर की कहानी बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही औरत की जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे जिनका नाम था भक्तिन। उनकी कहानी हम तक पहुंचाई है महान लेखिका महादेवी वर्मा ने। यह सिर्फ एक संस्मरण नहीं बल्कि एक औरत के संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जो हर परिभाषा से परे है। महादेवी वर्मा जब पहली बार भक्तिन से मिलीं तो वो उन्हें एक पहेली की तरह लगी। उनका छोटा सा कद, दुबला पतला शरीर, ये सब शायद उनकी जिंदगी की मुश्किलों की गवाही दे रहे थे। पर उनकी छोटी छोटी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। एक ऐसी समझ जो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के थपेड़ों से मिलती है। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चट्टान जैसी मजबूती और ये गहरी समझ आखिर भक्तिन के अंदर आई कहां से? इस सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी के 4 हिस्सों में मिलेगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उनके जीवन के पहले परिच्छेद से। तो भक्तिन की कहानी शुरू होती है झूसी गांव से। ये उनकी जिंदगी का वो पहला दौर था जहां समाज के बनाए नियमों ने उनकी किस्मत का फैसला उनके पैदा होने के साथ ही कर दिया था। जरा सोचिए वो जमाना कैसा होगा। 5 साल की उम्र में शादी और 9 साल के होते होते गौना करके हमेशा के लिए ससुराल भेज दिया गया। पर दिल तोड़ने वाला सबसे बड़ा धोखा तो उनकी सौतेली माँ ने दिया। जब उनके पिता मरणासन्न थे तो उन्हें खबर तक नहीं दी गई। जब भक्तिन मायके पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता से आखिरी बार न मिल पाने का दुख और मायके से मिला ये अपमान, इसका सारा गुस्सा उन्होंने ससुराल लौटकर अपने पति पर निकाला। अपने गहने उतारकर उन पर फेंक दिए। ये सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये उस छोटी सी उम्र में भी उनके अंदर सुलग रही विद्रोह की पहली चिंगारी थी। और अब आता है भक्तिन की जिंदगी का दूसरा अध्याय। एक ऐसा दौर जहां उनका संघर्ष और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी बाहरी से नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद भेदभाव और उस सोच से थी जो बेटों को सिर पर बैठाती थी और बेटियों को बोझ समझती थी। क्योंकि भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए ससुराल में उन्हें ताने मिलते थे। घर में सीधा सीधा बंटवारा था। भक्तिन और उनकी बेटियां दिन रात काम करतीं, पशु चराना, कंडे पाथना, खेतीबाड़ी, और खाने को मिलता था मोटा अनाज। वहीं दूसरी तरफ उनकी जेठानियां और उनके बेटे दिन भर बैठकर गपशप करते और खाते थे दूध मलाई। पर इस अंधेरे में एक रोशनी थी, और वो थे उनके पति। वो भक्तिन से बहुत प्यार करते थे और हर मुश्किल में उनकी ढाल बनकर खड़े रहते थे। उन्हीं के सहारे और अपनी मेहनत के दम पर भक्तिन ने परिवार से अलग होकर अपना एक छोटा सा लेकिन खुशहाल और समृद्ध घर बना लिया। मगर शायद किस्मत को ये खुशियां मंजूर नहीं थीं। महज 29 साल की उम्र में भक्तिन के पति चल बसे। अब वो अकेली थीं, सामने 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और चारों तरफ गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रिश्तेदार थे जो बस उनकी जमीन जायदाद हड़पने का मौका ढूंढ रहे थे। ससुराल वालों ने उनकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए उन पर दूसरी शादी का दबाव डाला। तब भक्तिन ने जो जवाब दिया वो उनकी हिम्मत की मिसाल बन गया। उन्होंने गरज कर कहा, हम कोई कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। अगर हमारा मन करेगा तो जाएंगे दूसरे घर, नहीं तो तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे और यहीं राज करेंगे। समझ गए? ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐलान था। भक्तिन ने जैसे तैसे सब संभाल ही लिया था, लेकिन ऐसा लगा मानो दुर्भाग्य भी उन्हीं की तरह जिद्दी था। उसने पीछा ही नहीं छोड़ा। कुछ ही सालों बाद उनकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। इस घटना ने उन चालाक रिश्तेदारों को साजिश रचने का एक और मौका दे दिया। और इस बार साजिश बहुत घिनौनी थी। रिश्तेदारों ने एक आवारा लड़के को बुलाया। जब भक्तिन की बेटी घर में अकेली थी तो उस लड़के ने जबरदस्ती खुद को उसके कमरे में बंद कर लिया और बाहर उसके साथियों ने गांव वालों को बुलाकर तमाशा खड़ा कर दिया। और पंचायत का फैसला, अरे उन्होंने सच झूठ की पड़ताल करना जरूरी ही नहीं समझा। फैसला सुना दिया कि अब जब दोनों एक कमरे से निकले हैं तो इनका पति पत्नी की तरह रहना ही सही है। ये इंसाफ का मजाक था जिसने एक लाचार माँ और बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस जबरदस्ती की शादी ने घर को बर्बाद कर दिया। घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे, खेतीबाड़ी चौपट हो गई और भक्तिन जमींदार का लगान तक नहीं चुका पाई। सजा के तौर पे जमींदार ने उसे भरी दोपहर में सबके सामने दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ये वो आखिरी अपमान था जिसे भक्तिन बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ दिया। और यहीं से भक्तिन की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। शुरू होता है उनकी कहानी का चौथा और आखिरी अध्याय।
वो कमाने के लिए शहर आती हैं और पहुंच जाती हैं लेखिका महादेवी वर्मा के घर। यहां उनका सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, कहाँ गांव की वो रोज की लड़ाई, वो अपमान, वो संघर्ष, और कहाँ शहर का ये शांत पढ़ा लिखा माहौल, जहां चारों तरफ किताबें थीं, जानवर थे और थीं लेखिका। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मिन, मतलब लक्ष्मी, धन की देवी। पर उनकी जिंदगी में धन का नामो निशान तक नहीं था। ये एक कड़वा मजाक था। इसलिए जब लेखिका ने उनके गले में कंठी माला और भक्ति भाव देखकर उन्हें भक्तिन नाम दिया, तो उन्होंने इसे फौरन अपना लिया। ये एक नई पहचान थी जिसने उनके अतीत पर पर्दा डाल दिया। तो क्या ये रिश्ता एक मालकिन और एक सेविका का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से एक ऐसे रिश्ते की कहानी शुरू होती है जिसे किसी नाम या परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। अब यहां एक बड़ी मजेदार बात हुई। होना तो ये चाहिए था कि भक्तिन शहर के रंग में ढलती, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। भक्तिन ने अपनी जिद और अपने देहातीपन से लेखिका को ही बदल डाला। उन्होंने लेखिका को गांव का मोटा झोटा खाना खिलाना शुरू कर दिया, अपनी बोली सिखा दी, यहां तक कि लेखिका को खुद कहना पड़ा कि आज मैं ज्यादा देहाती हो गई हूं। भक्तिन की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, अपने नियम थे, अपना तर्क था। जैसे इधर उधर पड़े पैसे उठाकर मटकी में छिपा देना उनके लिए चोरी नहीं, बल्कि संभाल कर रखना था। किसी बात को घुमा फिरा कर बताना झूठ नहीं, बल्कि मालकिन को सच की कड़वाहट से बचाना था। और तो और, हर गुरुवार को सिर मुंडवाने की अपनी आदत को सही ठहराने के लिए उन्होंने अपना खुद का एक शास्त्र बना लिया था, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लेखिका ने इस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं कि भक्तिन को नौकर कहना ठीक वैसा ही है जैसे अपने आंगन में खिले गुलाब या आम के पेड़ को नौकर कहना। मतलब वो नौकर नहीं, घर का एक जरूरी, एक अटूट हिस्सा थी। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां हम भक्तिन की उस निष्ठा को देखते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी भक्ति सच में हर तर्क, हर रिश्ते से परे थी। जरा सोचिए, जब युद्ध का माहौल था और लोग शहर से भाग रहे थे, तब भक्तिन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लेखिका के हाथ पर रख दी और कहा कि चलिए गांव, वहीं घर बनाकर रहेंगे। और जब उन्हें पता चला कि लेखिका को जेल भी हो सकती है, तो वो डरने की बजाय हिसाब लगाने लगी कि जेल में मालकिन के साथ कैसे रहेंगी और उनका ध्यान कैसे रखेंगी। उनका सीधा सा तर्क था, मालकिन को अकेले जेल भेजना तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेखिका आखिर में कहती हैं, भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये कहानी, ये अटूट बंधन हमें मानवीय रिश्तों के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि कुछ रिश्ते किसी नाम या परिभाषा के मोहताज नहीं होते, वो बस होते हैं और हमारी जिंदगी को मायने देते हैं।